हमला हुआ है। निरीक्षण में गए हुए बिजली विभाग की टीम पर हमला का ये मामला बताया जा रहा है। जूनियर इंजीनियर विजय शंकर घायल हो गए हैं। एक लाइनमैन जितेंद्र कुमार भी घायल। एक आटा चक्की की जांच करने गए हुए थे अधिकारी। शिवसागर की जिगना की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर देखिए, बिजली विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। निरीक्षण में गए हुए बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ, जिसमें जूनियर इंजीनियर विजय शंकर के घायल होने की खबर मिल रही है। एक लाइनमैन के भी घायल होने की खबर है। एक आटा चक्की की जांच करने के लिए गए हुए थे अधिकारी और इसी दौरान हमला हो गया टीम पर। शिवसागर के जिगना की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक जूनियर इंजीनियर घायल हो गए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, बिजली विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया, आखिर पूरा मामला क्या है और कब की ये घटना है? चूंकि एक आटा चक्की की जांच करने के लिए गए थे, विभाग को सूचना मिली थी कि जिगना गांव में एक आटा चक्की संचालित है और वहां पर बिजली की कुछ गड़बड़ी हो रही है, चोरी हो रही है, इस तरह की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर जब बिजली विभाग की टीम अधिकारियों और कर्मियों के साथ वहां जब पहुंची तो कुछ ग्रामीण उग्र हो गए और लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया। इस दौरान काफी तू मैमै में हुई। अब बाद में स्थिति ये हो गई है कि जिगना गांव के कुछ लोगों ने जो विभाग के अधिकारी थे विजय शंकर, उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। उनके सिर में गंभीर चोट आई है और एक जितेंद्र नामक एक लाइनमैन है, उन्हें भी चोट लगी है। हालांकि अन्य कर्मियों को भी चोट आई है। इन सभी को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया और फिलहाल इस मामले की पूरी सूचना पुलिस को दी गई है। अभी तक एफआईआर की कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जो है इसमें कार्रवाई अपने स्तर से शुरू कर दिया है और जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, कनीय अभियंता है, वो लोग को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो ये एक बड़ा मामला है। जिस तरह से विभाग के कर्मी जांच में जाते हैं और उनके साथ मारपीट की जाती है, इसको स्थानीय प्रशासन और विभाग ने भी काफी गंभीरता से लिया है। जी अजीत, क्या ये मामला पुलिस के संज्ञान में है? जी, स्थानीय स्तर पर इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है, लेकिन फिलहाल एफआईआर की कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। अब जो पीड़ित अधिकारी हैं और कर्मी हैं, उनके द्वारा आवेदन दिया जाएगा। उसके बाद विधिवत जो जांच शुरू होगी और जो स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, वो गांव में गई है और जो हमलावर है उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ऐसे लोगों, असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की जाएगी। और अजीत, क्या वहां पर जब जांच पड़ताल की गई बिजली विभाग के द्वारा तो क्या पाया गया? क्या आटा चक्की में बिजली का इस्तेमाल चोरी के तरीके से की जा रही थी? जी, ये ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन इस तरह की सूचना मिलती है कि बिजली की चोरी जो है टोका फंसाकर लोग जो है वो करते हैं, या फिर मीटर से तार जोड़कर बाईपास करके बिजली की चोरी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की सूचना गाहे बगाहे आती रहती है। इसी सूचना पर एक कार्रवाई करने गई थी और जिस तरह की एक आटा चक्की संचालन की बात है, ग्रामीणों के द्वारा ही शिकायत कराई गई थी कि यहाँ पर एक आटा चक्की संचालित हो रहा है, यहाँ जो है बिजली की चोरी हो रही है और इसी पर ये कार्रवाई के लिए अधिकारियों की टीम गई थी। चूंकि धावा दल का गठन किया गया है और जगह जगह खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जहां इस तरह की बिजली चोरी की शिकायत आती है, वहां पर टीम जाती है और जांच करती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरह से कुछ ग्रामीण उग्र हो गए जिगना गांव के और उसके साथ जो कर्मी थे उनके साथ जो मारपीट की गई, ये काफी गलत हुआ है और उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है अपने स्तर से कार्रवाई शुरू कर दिया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए अजीत। और अब बात करेंगे बेगूसराय की। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती बहादुरपुर इलाके में देखिए, शुक्रवार की देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। इस घटना में देखिए, पूर्व पंचायत समिति सदस्य बीजेपी नेता विजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बखरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार अपराधियों ने शुक्रवार की देर रात शाम इस वारदात को अंजाम दिया और यह भी बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पहले विजय सिंह के घर पर पथराव किया, जमकर तोड़फोड़ की, इसके बाद गोलीबारी शुरू की। ये जो घटना है बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव की है। घायल विजय सिंह ने बताया है कि 1 जनवरी को गांव के कुछ युवकों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी और उस समय उन्होंने युवकों को समझाने का भी प्रयास किया था, जिससे कि वो नाराज हो गए। 2 जनवरी की शाम युवक दोबारा वहां पर आए, गाली गलौज करने लग गए। विजय सिंह ने बताया कि जब वो इस संबंध में आवेदन देने के लिए बहादुरपुर थाना जा रहे थे तभी अपराधियों ने उन्हें रास्ते में पकड़ा। इसके बाद उन्हें बखरी के शकरपुरा और बहादुरपुर बांध पर ले जाकर के बंदूक के बट से बेरहमी से पीट कर उसे घायल भी कर दिया। गोलीबारी की घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें फायरिंग की आवाजें जो है वो साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर सुनी जा सकती है।
अब घटना के बाद इलाके में दहशत का भी माहौल है, जबकि पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। पिताजी को गोली के बाइट से मारा है और पिताजी को उधर उल्टा दिया है। मेरे पास उसका भी वीडियो है, जहाँ गोली का आवाज आ रहा है वो सब भी वीडियो है। पिताजी को कहाँ ले गया था? पिताजी को हॉस्पिटल लेके आए। वो लोग कहाँ ले गए? वो लोग घिसते हुए उधर लेकर चले गए बाद के तरफ, तो उधर पचेला बाद के तरफ, तो उधर पूरा समाज दौड़ा तो वो लोग छोड़ा। लोग बनता है बदमाश को गांव में रक्षा गाँव वाला, तुम घर में घर ढुक के गोली चलाया फलना चला, बस हमको जो है मारपीट करना शुरू कर दिया। उसके बाद थाना प्रभारी को फोन किया, आया, दुनू को पकड़ लिया, सब भाग गया। 15 और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, यहां पर गोलीबारी का मामला है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य बीजेपी नेता विजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आखिर क्या मामला है इसके पीछे, या किसी तरीके का षड्यंत्र, क्या है मामला? जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जिस ढंग से घटना सामने आई है वो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। और जो विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी अपराधी थे वो कहीं न कहीं नक्सली गतिविधियों से जुड़े हुए थे, तो ये एक बड़ा सवाल है बेगूसराय पुलिस के लिए कि आखिर नक्सली एक बार फिर अपना सर उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस को एक तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन जो बातें विजय सिंह ने बताई है उससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर किस वजह से जो है इन्हें खींचकर ले जाया गया और इनके साथ मारपीट की गई। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह से गोली चल रही है और गोली की आवाजें भी आ रही है। काफी लोग भी वहां जमा है। लोगों के जमा होने के बाद ही किसी तरह विजय सिंह की जान बच सकी और अपराधी वहां से फरार हुए थे। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दिन दहाड़े अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े वो जो है एक भाजपा नेता जो वर्तमान में पंचायत अध्यक्ष भी हैं उन पर हमला करता है। तो कहीं न कहीं इसकी एक बड़ी जांच होनी चाहिए। और जो पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं विजय सिंह के द्वारा कि पुलिस को उन्होंने सूचना दी थी और जो है एफआईआर करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इनका एफआईआर नहीं लिया। तस्वीरों में ये भी देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं घटना स्थल पर पुलिस भी मौजूद है और पुलिस की मौजूदगी में अगर फायरिंग हो रही है तो एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल संतोष, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देखिए, बेगूसराय से खबर है जहां पर बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद के पास में स्थित एक घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। ये कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए एक मामले को लेकर की गई है। सूत्रों के अनुसार मोहम्मद खुर्शीद अनवर के बेटे मोहम्मद हासिर खुर्शीद से सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। छापेमारी के दौरान सीबीआई टीम को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे हैं जिन्हें जांच के लिए अपने साथ ले जाया गया है। हालांकि देखिए, सीबीआई की ओर से दस्तावेजों या फिर छापेमारी के उद्देश्य को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये पूछताछ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए 2023 और 2025 के मामलों से संबंधित है। तो जानकारी मिली है, इसके जानकारी के अनुसार इस मामले में सीबीआई ने 31 दिसंबर को केस दर्ज किया था, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बलिया पुलिस देखिए लगातार सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रही। स्थानीय स्तर पर यह पहली बार है जब सीबीआई ने इस तरह की कोई कार्रवाई की हो। संतोष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संतोष, बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद के पास में ही एक घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। क्या वहां से डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं? क्या कुछ अब तक पाया गया है? जी देखिए, चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला था तो सीबीआई की छापेमारी भी काफी गुप्त तरीके से की गई थी और स्थानीय पुलिस को भी जो इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। उन्हें सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां तैनात किया गया था। न्यूज 18 को जो जानकारी मिल पाई है वो 2023-2025 से कुछ जुड़े मामले हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर थे। इसी वजह से वहां खुर्शीद के यहाँ छापेमारी की, हासिर खुर्शीद के यहाँ छापेमारी की गई थी। और जो जानकारी अभी तक मिल पाई है, सीबीआई को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। हालांकि इसको अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो इसको अभी गंभीरता से सीबीआई ले रही है और इसको ओपन नहीं कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सीबीआई को कुछ जो है बड़ी जानकारी हाथ लगी है और इस पर जो है अभी लगातार उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ठीक है संतोष, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए, और आप बात करेंगे रेल मंत्रालय की एक बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को जमुई जिले में पटना हावड़ा मेन लाइन के जसीरी झाझा रेलखंड के बीच में भीषण रेल हादसे के बाद रेल मंत्रालय ने एक बड़ी कार्रवाई की।
इस हादसे के बाद देखिए बड़ा फैसला लेते हुए आसनसोल रेल मंडल की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव को उनके पद से हटा दिया गया और सुधीर कुमार शर्मा को नया डीआरएम उनको बना दिया गया है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को सीमेंट से भरा मालगाड़ी के 19 डब्बे बेपटरी हो गए थे, जिसके बाद घंटों तक आवागमन बाधित रहा था। इस हादसे में रेलवे की संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा था और ये सब देखते हुए बड़ी कार्रवाई हुई है। बताते चलें आपको, जो डीआरएम थी उन्हें हटा दिया गया है, यानी कि बड़ा फैसला लेते हुए रेल मंडल की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव को उनके पद से हटा दिया गया और सुधीर कुमार शर्मा को नया डीआरएम बनाया गया है। जम्मू से बड़ी खबर देखिए, टेलवा हॉल के पास बड़ा हादसा का ये मामला है। नए डीआरएम ने निरीक्षण किया, डीआरएम सुधीर कुमार ने निरीक्षण किया है, घटनास्थल का जायजा लिया। हालांकि नए डीआरएम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। 28 दिसंबर की रात दरअसल ये हादसा हुआ था, टेलवा हॉल्ट के पास का ये मामला है और इस हादसा मामले में नए डीआरएम ने निरीक्षण किया। डीआरएम सुधीर कुमार ने निरीक्षण करते हुए बताते चले आपको, डीआरएम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। अररिया का ये मामला है। देखिए, अररिया से सटे हुए नेपाल में उग्र आंदोलन की एक तस्वीर सामने आई, जहां पर 1 जनवरी को नेपाल के लौकही के रहने वाले विजय शाह को कथित तौर पर तस्कर बता करके गोली मार दी गई। आरोप ये हैं कि नेपाल पुलिस ने विजय शाह पर गोली चलाई थी, जिसके बाद लोग पुलिस के खिलाफ उग्र आंदोलन पर उतर आए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बेला बॉर्डर के एसएसबी कैंप की है, जहां पर नेपाल में तनाव के बाद एसएसबी के जवान भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। नेपाल के सुनसरी जिला के लौकी इलाके में जिस तरीके से जो है एक युवक की और कथित तौर पर उसे तस्कर बताया जा रहा था, अभी हम अररिया के बेला बॉर्डर पे हैं और ठीक सामने जो तस्वीर है वो नेपाल के सुनसरी इलाके का है और तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारत की ओर से जो अररिया जिले का जो यह बॉर्डर इलाका है, बेला बॉर्डर, और यहाँ पर सघन जो है वाहनों की जांच चल रही है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच जो है मैत्री संबंध रहा है और सुगौली संधि के बाद जो है 1923 में मैत्री संबंध को और भी प्रगाढ़ करने को लेकर कई तरीके से भारत और नेपाल की जो फोर्स है बॉर्डर पर वो सहूलियत देती है। आम 1500 रुपया का दाबी हुआ, जो 1500 रुपया में सेटिंग हुआ और 300 रुपया में 300 रुपया में किस चीज का? चीनी का 100 बोरा। चीनी जा रहा था। कितना चीनी था? 3 बोरा था। 3 बोरा मैदा था। तो पैसा कौन मांग रहा था? पुलिस वाला वही सब। कौन पुलिस? भारत का पुलिस? नहीं, नेपाल का। नेपाल की पुलिस। भारत का नहीं, नेपाल का। गाड़ी सीधी जाने पर वो जो है 1500 रुपया बोलने लगा, जो 1500 रुपया तो उसी बात को लेकर बहस हुआ। जो नहीं बोलता तो हमको इतना बचत तो नहीं होगा। आपको अगर इतना दे देंगे हम तो क्या होगा। स्टूडियो आया था वहाँ पर, स्टूडियो में गला हुआ जो 10 लाख रुपया देंगे, मुआवजा दिया गया, मामला शांत है। और नौकरी देंगे, अभी नहीं हुआ फैसला। नौकरी पहले देगा उसको, घर वाली कहेगी उसका बेटा को, तब ना कोई बात है। अभी बात चलिए रहा। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, बेला बॉर्डर, अररिया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज गोपालगंज जा रहे हैं। यहां पर थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 67वें प्रांत अधिवेशन में भी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है और आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक शहरी इलाकों में वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा गोपालगंज, सिवान, पटना नेशनल हाईवे 531 पर भी वाहनों के परिचालन को डायवर्ट किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज गोपालगंज आ रहे हैं। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित 67वें प्रांत अधिवेशन में शामिल होंगे। सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर गोपालगंज प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। गोपालगंज के ट्रैफिक डीएसपी ने इससे संबंधित रूट चार्ट भी जारी किया है, जिसमें सिवान से गोपालगंज आने वाली सभी वाहनों को मीरगंज के जिगना ढाला के पास ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा गोपालगंज से सिवान की तरफ जाने वाली सभी गाड़ियों को कुचायकोट
के रास्ते होकर मीरगंज आना होगा। इसके अलावा बंजारी, पोस्ट ऑफिस चौक, मोनिया चौक पर यातायात जो व्यवस्था है वो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। इसके अलावा सभी मोटर वाहन को अंबेडकर चौक से होते हुए आरआर मोड़ की ओर से हजियापुर और जादूपुर रोड होते हुए निकलना होगा। ऐसे में गोपालगंज के पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था का प्लान जारी करते हुए लोगों से अपील भी किया है कि वे निर्धारित ट्रैफिक रूट जो जारी किया गया उसका पालन करें और सुबह 10 बजे से संध्या 4 बजे तक शहरी इलाके में वाहन लेकर प्रवेश ना करें। बता दें कि सम्राट चौधरी को Z+ की सुरक्षा मिली है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस वक्त गोपालगंज में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहतर बिहार के निर्माण के लिए एक बड़ी पहल की है। नौकरी और रोजगार से अलग लोगों के जीवन स्तर सुधारने के लिए, उनके काम को आसान बनाने के लिए 2025 से 30 के बीच में 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान करने के लिए सरकार ने नई सेवा शुरू की है। इसके लिए सरकार ने देखिए एक QR कोड जारी किया है। सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह QR कोड साझा किया है, जिसे स्कैन करके घर पर ही नर्सिंग, पैथोलॉजी, BP जांच, ECG और फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में भी किसी भी प्रकार की डॉक्टर की मदद हो वो ली जा सकती है। इतना ही नहीं, सरकार को सुझाव और शिकायत के लिए मुख्यमंत्री ने डाक पता और ईमेल ID भी जारी किया है, जिस पर लोग अपनी बात रख सकते हैं। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में देखिए तिरहुत प्रमंडल के नवनियुक्त कमिश्नर गिरिवर दयाल सिंह पदभार ग्रहण करने के साथ ही एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने मुजफ्फरपुर स्थित सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान अस्पताल की कुव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही देखकर कमिश्नर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दी। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि 1 सप्ताह के भीतर ही व्यवस्था दुरुस्त की जाए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। मुझे यह मालूम चला अभी सिविल सर्जन साहब यहाँ पर हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की कुछ कमी है और कुछ जो है ऑपरेटर्स की भी कमी है, जिस पर हम लोग जो है सरकार से बात करेंगे और सब ले आएंगे। मैंने देखिए एक चीज देखा कि कई डॉक्टर जो थे वो समय से पहले उठ गए थे। हमको ये बताया गया कि 2 बजे तक लंच, 2 बजे के बाद लंच का टाइम होता है। मैं करीब 1:30 बजे आया, तो नहीं होना चाहिए। कुछ बेडशीट वगैरह भी जो अस्पताल में बदली जानी चाहिए नहीं बदली गई। सफाई का थोड़ा अभाव था, लेकिन ठीक है, हमने इनसे कहा है कि इसको करें। जहानाबाद जिले में पंचायत भवन निर्माण का जो मामला है तूल पकड़ता जा रहा है। मखदुमपुर प्रखंड के मकरपुर पंचायत में भवन निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भूमि का चयन किया गया था, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है। गांव के लोगों ने CO, BDO और दूसरे अधिकारियों को आवेदन लिखा है कि चयनित जमीन की पहले से एक स्कूल के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई है, साथ ही वहां पहले से मंदिर भी बना हुआ है, जबकि पंचायत मुख्यालय में सरकारी जमीन उपलब्ध है। लिहाजा उसी जगह पर पंचायत भवन बनवाए जाए। मामला ये है कि मखदुमपुर के मकरपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनना है। उसके लिए जमीन चिन्हित की गई थी। एक जगह जमीन चिन्हित की गई थी, वहाँ पे मंदिर का मामला आया था बीच में। जगह का नाम गुलजार बिघा है। तो ग्रामीण जो आए हैं अभी मिलने के लिए, उनका कहना है कि गुलजार बिघा में ही पंचायत सरकार भवन बने। मोतिहारी नगर निगम में 4 STP का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस STP का निर्माण केंद्र और बिहार सरकार की मदद से दरअसल किया जा रहा है, जिसकी लागत जो है 150 करोड़ रुपए आने वाली है। और इसके बन जाने से मोतिहारी शहर के गंदे नाली के पानी को ट्रीटमेंट कर फिर से झील और तालाबों में छोड़ा जाएगा। मोती झील के पानी को साफ और स्वच्छ रखने के लिए दरअसल ये कदम उठाया गया है। लोगों को तो यहाँ मोतिहारी में बहुत फ़ायदा होगा। मान लीजिए जो STP बन रहा है, इसमें मोतिहारी का जितना भी सीवेज वाटर होता है, इसको ये आके ट्रीट होगा। इसमें जितना भी हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका खाद बना दिया जाएगा और जितना इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसे भेज दिया जाएगा। ठोस वस्तु होती है, सॉलिड वस्तु होती है। बाकी जो ट्रीटेड वाटर है उसे हम झीलों, नदियों, तालाबों में इस जगह छोड़ेंगे, जिससे कि यहाँ का जो वाटर बॉडी है वो ख़राब ना हो। उस तरह से तो शहर का जो भी गंदा पानी यहाँ आएगा, उस गंदे पानी के रास्ते जितने भी सड़ने और गलने वाली चीज़ आएगी, उसको यहाँ पे रिसाइकल करके और खाद बनाने का ये लोग काम करेंगे। और ये जो पानी है उसको प्यूरिफाई करके नदी में छोड़ा जाएगा। उससे कम जल जो है प्रदूषित होने से बचेगा।
देखिए, पूरा उत्तर बिहार शीतलहर की चपेट में है। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां पर न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री तक पहुंच गया है। शीतलहर को देखते हुए डीएम पवन कुमार सिन्हा ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी कामगारों को हो रही है, जो कि हर दिन काम के लिए निकलते हैं। मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी। उत्तर बिहार शीतलहर की चपेट में है। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच चुका है। जो लोग हैं वो ठंड से परेशान है। हालांकि 8वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने शैक्षणिक गतिविधियों को बंद रखने का आदेश दिया है। डीएम ने कहा है कि ठंड के मद्देनजर 3 जनवरी तक सभी 8वीं तक के विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य बंद रहेगा। इसके अलावा चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम किया गया है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, चूंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में तापमान लगातार गिरता ही जा रहा है। ऐसे में रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले जो लोग हैं उनकी परेशानी इस ठंड में बढ़ती हुई नजर आ रही है। गोपालगंज के ये कलेक्ट्रेट रोड की तस्वीर है और कुछ लोग बाहर निकले हुए हैं। ठंड तो काफी बढ़ गया है जी। व्यवसाय पे कितना असर पड़ रहा है? व्यवसाय पे बहुत असर पड़ गया है। ठंड से कोई जल्दी आ नहीं रहा। उनके नहीं आने से भी बिक्री बंटा हो नहीं रही है। कस्टमर को निकल नहीं रहे हैं। शाम को थोड़ा सा आ रहा है लोग जरूरी सामान खरीदने, उसके बाद लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट होगा और ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।